हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। बच्चों आज हम कैपिटल गेन का अब जो है ना आगे का पार्ट खत्म करते हैं। आज हम कैपिटल गेन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैं क्या क्या करवाने वाला हूं, ये मैंने पिछली क्लास में लिखा था कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूं। लेफ्ट ओवर टॉपिक जो रह गए हैं वो है 54 बी डी ई सी डबल ई एफ एच, एक मुझे याद आया 50 सी, ये हमने करना है, ठीक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और CS एंड CMS स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेक्शंस एक्स्ट्रा होते हैं। जब मैं ये क्लास बता दूंगा एंड में तो मैं बोलूंगा कि आप CS एंड CMS स्टूडेंट्स रुकेंगे, बाकी सारे बच्चे जो हैं उनको क्लास देखने की जरूरत नहीं है, मतलब CS स्टूडेंट्स को क्लास देखने की जरूरत नहीं है इसके बाद, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक मैं अलग से अनाउंस करूंगा क्लास के अंदर। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर आज क्या कराने वाले हैं, सेक्शन नंबर है 54B। सेक्शन नंबर है 54B। तो बच्चों 54B ये क्या सेक्शन है? एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अच्छा अर्बन क्यों करी? क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर टैक्स लगता है दोस्तों, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर तो टैक्स ही नहीं लगता। बोलो यस और नो। यस सर। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर आप कुछ कंडीशंस का पालन करते हो तो। पहला, यह सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड HUF पर एप्लीकेबल है। दूसरा, यह सेक्शन का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आपने क्या बेचा हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ट्रांसफर किस चीज का हुआ है? ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सर इसका आपने करना क्या है? आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है किसमें? एक नई एग्रीकल्चर लैंड में। नाउ अच्छा ये जो लैंड है ना, सच अर्बन एग्रीकल्चर लैंड must be used by SSC for agriculture purpose। for at least 2 years। एटलीस्ट 2 सालों के लिए आपने इस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। immediately preceding the date of transfer। ठीक है, तो ट्रांसफर से पहले आपने कम से कम इसको 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या किया है? यूज किया है। नेक्स्ट कंडीशन, आपको यह पैसा कहां इन्वेस्ट करना है? assessee must purchase a new agriculture land। a new agriculture land कितने टाइम में? टाइम पीरियड क्या है? स्पेसिफाइड पीरियड क्या है? विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ, विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। आपको ट्रांसफर के 2 सालों के अंदर अंदर ये नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? नई एग्रीकल्चर लैंड कितने टाइम में खरीदनी है? 2 सालों के अंदर अंदर। ओके सर आगे बता दो और क्या कंडीशन है? और क्या कंडीशन है? क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन। बच्चों कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? इसमें मिलेगी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड। अब इन्वेस्ट नहीं किया आपने, अगर डिपॉजिट कर दिया, याद है डिपॉजिटेड कहां पे? कैपिटल गेन अकाउंट में। विच एवर इज लेस,
विच एवर इज लेस, इसमें से जो भी लेस होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विच यू हैव टू क्लेम। ठीक है जी। अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड सब समझते हैं। डिपॉजिटेड कहां पे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। और इन्वेस्टेड कहां पे, वही अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में। नाउ डिपॉजिटेड जो है वो आपको करना तो है विद इन द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, विद इन द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के अंदर अंदर, विद इन ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, आईटीआर की ड्यू डेट से पहले पहले आप डिपॉजिट करा दोगे, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नहीं तो आपको पता ही है कि आपको इसका फायदा क्या था कि आप 2 साल तक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो, है ना। तो आप रिटर्न से पहले पहले इन्वेस्ट कर दोगे, हम आपको एग्जेम्पशन यहां पर दे देंगे। इज दैट क्लियर। जो भी न्यू एग्रीकल्चर लैंड होगी, न्यू एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर एटलीस्ट 3 years from date of its purchase। आपकी परचेज डेट के बाद आपको ये लॉक इन रखना पड़ेगा। आप इसको कितने साल तक नहीं बेच सकते, 3 साल तक नहीं बेच सकते। कितने साल तक नहीं बेच सकते, 3 साल। अगर आपने बेचा, इफ सोल्ड, है ना, तो क्या होगा, द अमाउंट of exemption taken earlier shall be deducted from cost of acquisition। जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे बच्चों, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो अमाउंट क्या कर देंगे, डिडक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन। सर अगर पैसा अनयूटिलाइज रह गया, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कितने साल, 2 साल दिए थे ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर shall be taxable एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बच्चों जिस ईयर में एक्सपायरी खत्म हुई, 2 साल खत्म हो गए, 2 साल के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो बच्चों बस ये आपको ध्यान रखना है, 54B एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। आओ दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 44 देखो। वाई ने परचेज किया एक सर्टन एग्रीकल्चर लैंड 85-86 में, ठीक है, 3 लाख रुपए की। द लैंड वॉज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। दिस लैंड इज सोल्ड बाय हिम ऑन 2/9/2024 कितने रुपए में, 87,50,000। तो बताओ ये लैंड अगर हमने बेची है, दिस लैंड इज सोल्ड बाय हिम ऑन 2/9/24 और 87,50। पहले तो ये बताओ ये 2/9/24 मतलब 23 जुलाई के बाद है, तो इंडेक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन मिल जाएगा। इंडेक्सेशन भी ले सकते हो, ना लेना चाहो ना लो, कोई जो आपकी मर्जी। He has spent 5,70,000 for acquiring urban agriculture land on 21st October 24 and has deposited the 20 lakh rupee in capital gain account scheme। रिटर्न से पहले पहले उसने इन्वेस्ट कर दिया। Out of the amount deposited, he withdrew 17 lakh for purchase of agriculture land। The remaining amount could not be utilized by him for purchasing agriculture land up to this date। फेयर मार्केट वैल्यू इस डेट पर ये है। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन अगर ये अर्बन है, रूरल के लिए तो हम निकालेंगे नहीं ना, नो कैपिटल गेन, अर्बन के लिए होगा। तो 44 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं दोस्तों। 44 क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन जो कि कितनी दी हुई है, 8750। माइनस कर देंगे इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। कुछ दिया एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर? नहीं, कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी दी हुई है बताओ? 2001 से पहले की प्रॉपर्टी है 3 लाख, 3 लाख और 12 लाख,
विच एवर इज हायर 12 लाख, मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स। ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स, अगर आप ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स देखें तो ईयर ऑफ ट्रांसफर हो गया 24-25, तो वो हो गया 363। ठीक है, 363 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो बताओ कितना आया है, 12 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 43,56,000। बच्चों ये एग्जेम्पशन हम लोग इसमें से ले लेंगे, माइनस करने के बाद आएगा मेरे पास टैक्सेबल LTCG, और ये आ गया -8750 विच इज इक्वल टू 43,94,000। 43,94,000। अब बच्चों मैं इसके बाद क्या ले सकता हूं, सॉरी ये भी ग्रॉस आएगा ना, ग्रॉस। अब इसमें से मैं क्या ले सकता हूं, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B। आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची, आप नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो 570 की 21 अक्टूबर को और 20 लाख रुपए कैपिटल गेन में भी डाल रहे हो तो मिल जाएगी। तो आप परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड 5,70,000 और उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कितना है, 20 लाख। माइनस करने के बाद कितना आया, ये आया 18,24,000। ये आया मेरा टैक्सेबल LTCG 1824। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस यही है, आपको एग्रीकल्चर लैंड पे क्वेश्चन 54B वाला ध्यान रखना है। बच्चों क्या हम अगले पॉइंट पे बढ़े? यस सर, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन में आपको करवाने वाला हूं, सेक्शन नंबर है 54D। अब मेरे पास इस पेज में तो जगह है नहीं, मुझे नेक्स्ट PDF। ये लो। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट PDF में सेक्शन नंबर करने जा रहा हूं, कौन सा, 54D। ये कौन सा सेक्शन है सर? ये सेक्शन कहता है एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ exemption on transfer by way of compulsory acquisition of industrial land and building। तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है, और वो गवर्नमेंट ने क्या कर ली है बताओ, कंपल्सरी एक्वायर कर ली है। और उस कंपल्सरी एक्विजिशन पे आपको कैपिटल गेन टैक्स तो देना पड़ रहा है, बट आप कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो तो क्या आप कर सकते हो? एसेंशियल कंडीशंस बोलो, क्या आप कर सकते हो? देखो पहली शर्त तो ये है कि ये सारे एसएससीज पर एप्लीकेबल है, ऑल एसएससीज, कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है। दूसरा कि कंपल्सरी एक्विजिशन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी कंपल्सरी एक्विजिशन। यस और नो दोस्तों, कंपल्सरी एक्विजिशन होना जरूरी है। नंबर तीन, लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर एटलीस्ट 2 years फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। आपने उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया, जैसे एग्रीकल्चर वाला था ना, बिल्कुल वैसे ही यहां पे इंडस्ट्रियल पर्पस लिखा है।
नंबर 4, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन is invested in purchase or construction of new industrial लैंड एंड बिल्डिंग। नई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग की परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे को क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। इज दैट क्लियर? स्पेसिफाइड पीरियड कितने टाइम में करना है? विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल, डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल। इज दैट क्लियर? 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे देखो कंपल्सरी एक्विजिशन में कंपल्सरी एक्विजिशन वाली डेट होती है ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट यहां पर डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब है, जो कि मैं 54H में करवाई देता हूं, कि जब पैसे आते हैं तो आपने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया वहां से आपके पास 3 साल का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टी जिस ईयर में बेची उसके बाद जब पैसा आया तो उस ईयर से पैसा आपको क्या हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है वो उस डेट से स्टार्ट होगा जब आपको पैसा आएगा। सो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन दोस्तों, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन। अब यहां पर ना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे लैंड के साथ बिल्डिंग भी लिखी है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है, और अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर डिपॉजिटेड, वही बात, अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से क्या होगा, लेस होगा, उस अमाउंट की क्या मिल जाएगी आपको, एग्जेम्पशन। डिपॉजिटेड आपको पता ही है कहां पे जाने की बात हो रही है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कब तक? विद इन आईटीआर ड्यू डेट, विद इन आईटीआर ड्यू डेट, है ना। और अमाउंट इन्वेस्ट कहां करना है वो भी मैंने बता दिया, या तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में या कंस्ट्रक्शन। बोलो यस और नो, या परचेज में या कंस्ट्रक्शन में ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो यस और नो। लॉक इन पीरियड कितना है बच्चों? आपने इन्वेस्ट कर दिया, इसके बाद लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल। आप 3 साल तक प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो। इफ सोल्ड देन, इफ सोल्ड देन the exemption taken earlier, the exemption taken earlier shall be deducted from cost of acquisition। जो आपने पहले डिडक्शन ली थी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या हो जाएगी? माइनस। बोलो हाँ या ना। अमाउंट अनयूटिलाइज का क्या करें? अमाउंट अनयूटिलाइज्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years, अगर आप पैसों को इस्तेमाल नहीं कर पाए, इट शैल बिकम टैक्सेबल, इट शैल बिकम टैक्सेबल। एलटीसीजी भी हो सकता है और एसटीसीजी भी हो सकता है। बोलो यस और नो। टैक्सेबल एलटीसीजी भी हो सकता है और एसटीसीजी भी हो सकता है। समझ में आया? आओ दोस्तों, इस पे भी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर है 46। XYZ Limited has an industrial undertaking in Tamil Nadu, an industrial plot owned by a company, cost of acquisition दिया 70,000 is compulsory acquired by the government of Tamil Nadu on May 15, 2020. State government pays 3910 on June 23, 2024 as compensation under an award. The company purchases a building for the purchase for the purpose of industrial undertaking 15 lakh रुपए on 13th May 2025. Company however sells the new building for 1895 on September 14, 2026. Determine the amount of exemption in section 54D. तो बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46 में आपको सिर्फ एग्जेम्पशन बतानी है। पहले बताओ सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सेल कंसिडरेशन होगा जितना स्टेट गवर्नमेंट ने पे करने के लिए कमिट कर दिया, 39,10,000
माइनस करेंगे इसमें से क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा कब ट्रांसफर कब हुआ है भाई, ट्रांसफर तो ये उस पहले ही हो गया ना, ये तो वो वाला केस है जहां पे ट्रांसफर पहले हो गया। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 70,000। देखो यहां पर वैसे भी कंपनी ने जरूर बेचा है, बट कंपनी को भी ट्रांसफर का रेट अगर हम लोग देखें ना तो ये पहले है, 23 जुलाई से पहले। और इस वजह से यहां पर इंडेक्सेशन हम दे देंगे क्योंकि ये पहले का केस है, 23 जुलाई के बाद अलग होती। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है 70,000 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स 2000, 20-21 का इंडेक्स चाहिए हमें। तो 20-21 का इंडेक्स क्या है, 20-21 का इंडेक्स क्या है 301, 301। और दूसरा मेरे ख्याल से 7-8 है, 6-7 है, 122, 122। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय 122 विच इज इक्वल टू 17,27,000, सॉरी 1,72,705। ये आ गया मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। माइनस करने के बाद 3910 माइनस 172,705 माइनस करने के बाद आ रहा है 37,37,295। ये आ गया मेरा ग्रॉस एलटीसीजी। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, सेक्शन नंबर 54D का बेनिफिट लेना है। मैंने क्या किया बताओ, कंपनी ने परचेज कर ली बिल्डिंग 13 मई 2025 को, देखो रिटर्न से पहले पहले कर दी, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 15 लाख रुपए का आप यहां पे बेनिफिट ले लो और बाकी अमाउंट पर टैक्स दे दो, तो बेसिकली बन जाएगा टैक्सेबल एलटीसीजी। कितना आ गया यहां पर टैक्सेबल एलटीसीजी, यह आएगा 12,37,290। इज दैट क्लियर एवरीवन, ये आ गया, समझ में आया। अब आगे देखो क्या किया, 13 मई 2025 को कंपनी को 15 लाख रुपए मिले। कंपनी हाउएवर सेल्स द न्यू बिल्डिंग फॉर 1895। कंपनी ने इसको 1895 में बेच दिया, जबकि 3 साल तक नहीं बेच सकते थे और आपने बेच दिया। तो अब नए एसेट का क्या होगा, देखो ये तो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिला था, और वो मिला था हमें 24-25। तो 24-25 में ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद जब आपने गलती करी, गलती कब करी 26-27 में ना, तो प्रीवियस ईयर 26-27 में सेल कंसिडरेशन होगा नई लैंड का 1895 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब मैं लिखूंगा तो पहले कितने की थी, 15 लाख रुपए की थी, और 15 लाख की आपने एग्जेम्पशन ली थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 0, टैक्सेबल हो जाएगा 18,95,000 विच इज टैक्सेबल एलटीसीजी, एलटीसीजी एसटीसीजी। एलटीसीजी, इज दैट क्लियर एवरीवन, दैट्स इट। 46 हो गया, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 46 हो गया, बढ़ते हैं आगे। सेक्शन नंबर 54 ईसी, सेक्शन नंबर 54 ईसी। Now this section is about exemption of capital gain, exemption of capital gain by investment in certain specified bonds। सर कुछ बॉन्ड्स हैं जिसके अंदर अपने एग्जेम्पशन अगर क्लेम कर ली, मतलब आप उस चीज में क्या कर सकते हो, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। कुछ बॉन्ड्स हैं, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। नाउ देखो पहली बात तो ये सेक्शन जो है ऑल एसएससीज पर एप्लीकेबल है। नंबर 2, आपने बेचा क्या है, ट्रांसफर किस चीज का हुआ है, ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग। आपने लैंड बिल्डिंग बेची है जो कि लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म मतलब जिसका होल्डिंग पीरियड 2 ईयर से ज्यादा हो, और आपने वो बेच दिया है। द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर should be
invested in long term notified bonds विद इन कितने टाइम के अंदर अंदर बोलो, विद इन 6 months, विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पे खरीदना है। यहां पे टाइम पीरियड कितना है बोलो, विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर शुड बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स की बात है यहां पे हो रही है, ये कौन से बॉन्ड्स हैं जिनका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, रिडीमेबल, जो रिडीमेबल होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 years, मतलब ये लॉक इन होना चाहिए। और ये बॉन्ड्स जो हैं वो है NHAI के, RECL के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक आ गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एक है IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर ये बॉन्ड्स भी निकले हुए हैं, ये PFC वाले और IRFC वाले, तो यस, इसमें भी आप इन्वेस्ट करके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। बच्चों इसमें नो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं है एप्लीकेबल? क्यों नहीं है एप्लीकेबल? क्योंकि इसमें ऑलरेडी 6 महीने का टाइम दिया गया, इसलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी क्लेम कर सकते हो? इज अलाउेबल अप टू ₹50 लाख। कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो? 50 लाख इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा की आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। क्या यह बात क्लियर है? क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों। अमाउंट एग्जेम्प्टेड और इन्वेस्टेड और LTCG। बच्चों आपको यह बात याद रखना है, लॉक इन पीरियड, इफ बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड विद इन 5 years, जो कि नहीं कर सकते, देन एग्जेम्पशन टेकन अर्लियर shall become taxable LTCG। सीधा सीधा वो LTCG बन जाएगा बच्चों। अगर आपने बॉन्ड्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया विद इन 5 years, देन एग्जेम्पशन टेकन अर्लियर shall become taxable LTCG। क्या आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये है स्पेसिफाइड बॉन्ड्स वाला सेक्शन। ओके सर, इसमें क्या क्वेश्चन करा सकते हो? एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 48 में बच्चों के साथ जनरली करता हूं डिस्कस, बट बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं इसमें। भाई देखो, आप लोग बॉन्ड्स का एग्जेम्पशन तो क्लेम कर रहे हो, बट आपने ध्यान रखना है कि इसमें गोल्ड बेचा है, और गोल्ड बेचने पर बॉन्ड्स की एग्जेम्पशन नहीं मिलती, तो ये सेक्शन में आपको एग्जेम्पशन मिलनी ही नहीं थी। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रहे, मैं अभी ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आगे कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 49। Sir, Mr. Malik owns a factory building on which he is claiming a depreciation for past few years. It is only an asset in the block. Factory building and land apartment thereto were sold. तो भाई ये लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी आपके पास। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा? 48 49। आपने क्या किया इसके अंदर? लैंड बेची है, बिल्डिंग बेची है। बिल्डिंग को अलग बना दो और लैंड के लिए अलग बना दो। सेल कंसिडरेशन लिख दो। कितनी है सेल कंसिडरेशन?
सेल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है 8 लाख, सेल वैल्यू ऑफ लैंड है 60 लाख, माइनस करेंगे हम इसमें से क्या, अब देखो 23 जुलाई 2024, 24 के बाद है 23 जुलाई 2024, यस। तो इसमें इंडेक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें मिल जाएगी, चाहो तो आप ले सकते हो क्योंकि एक इंडिविजुअल है और बिल्डिंग की बात हो रही है, लैंड बिल्डिंग की, यस। तो माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इधर तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता है बिल्डिंग के लिए तो क्या होता है, WDV वैल्यू ऑफ ब्लॉक ही होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो है 874,800, इसका तो सेम ही रहेगा। अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड के लिए बिल्डिंग, लैंड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 लाख रुपए में परचेज करी थी, मल्टीप्लाई बाय 2000, अच्छा 12 लाख रुपए में से कुछ एडवांस मनी जब्त भी किया आपने 50,000 रुपए का, तो क्या करेंगे 12 लाख रुपए माइनस 50,000, यानी आएगा 11,50,000। और उसके बाद हम उसकी करेंगे इंडेक्सेशन, ईयर ऑफ ट्रांसफर 2024-25 का 363 है मेरे ख्याल से, 363 डिवाइडेड बाय किस ईयर का इंडेक्स चाहिए हमें, 4-5, तो 4-5 में लैंड खरीदी है 4-5, और 4-5 का इंडेक्स है 113, 113। बच्चों ये 113 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई, 1150 इंटू 363 डिवाइडेड बाई 113 विच इज इक्वल टू 36,94,248 कर देते हैं राउंड ऑफ। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, यार है 23,05,752, ये आ गया मेरे पास क्या, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और बच्चों ये क्या आ गया, बताओ ये क्या आ गया, ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 74,800। आपको पता है ना बिल्डिंग में हमेशा शॉर्ट टर्म क्यों आता है, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है अल्टीमेटली कि आप कितनी एग्जेम्पशन ले सकते हो अगर हम लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो भाई देखो ऐसा है, इसके अंदर आप जितना भी आपका यहां पे 23,05,772 है, ये आप पूरा का पूरा आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप 74,800 माइनस करके बॉन्ड्स के अंदर आप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, टू बी इन्वेस्टेड कितना करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप इसमें से एडजस्ट करके बता दो, 23,05,752 माइनस 74,800, तो आपको कितना जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चों 22,30,952। क्या ये बात क्लियर है, टू बी इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स, ताकि आपको क्या मिल जाए एग्जेम्पशन। कितने टाइम के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, 6 महीने के अंदर फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर। इज दैट क्लियर एवरीवन? और या फिर रिटर्न से पहले पहले, ऑब्वियसली रिटर्न से पहले पहले आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहोगे, क्योंकि रिटर्न के बाद तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि यहां पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम तो है ही नहीं। बढ़े आगे, यस सर, हम लोग नए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम, इसका नाम है सेक्शन 54EE। हाँ जी, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जेम्पशन। सेक्शन कौन सा है, 54EE। बच्चों इसके अंदर पता है क्या है, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड।
नोटिफाइड फंड के अंदर, नोटिफाइड फंड के अंदर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। बच्चों इसके अंदर भी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो कि 54 ईसी में सिमिलर है। कह रहा है ये भी ऑल असेसीज पर एप्लीकेबल है, ऑल असेसीज पर एप्लीकेबल है। कह रहा है आपने बेचा क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब है कोई भी एसेट जो कि लॉन्ग टर्म हो, जबकि 54 ईसी में सिर्फ लैंड बिल्डिंग की बात की थी। आपने क्या किया, द कैपिटल गेन अराइजिंग must be invested in specified fund। बच्चों ये स्पेसिफाइड फंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था और जो स्टार्टअप्स जो होते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको फाइनेंस देने के लिए। तो स्पेसिफाइड फंड में आप इन्वेस्ट कर दो तो हम आपको क्या दे देंगे, इसके अंदर एग्जेम्पशन दे देंगे। क्या ये बात क्लियर है? इसके अंदर जो प्लान आया था वो था स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ये एक वन ऑफ द फंड था, ऐसे और भी फंड्स आए। द कैपिटल गेन राइजिंग मस्ट बी इन्वेस्टेड, जो भी कैपिटल गेन आ रहा है वो इन्वेस्ट कर दो स्पेसिफाइड फंड में और आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन। विद इन कितने टाइम के अंदर अंदर, विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। सेम बात जैसे वहां पे लिखी हुई थी। बच्चों इसमें भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी ले सकते हो, 50 लाख। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी ले सकते हो, 50 लाख। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी मिल सकती है, 50 लाख। और बच्चों इसके अंदर भी लॉक इन पीरियड है। हालांकि इसके अंदर लॉक इन पीरियड 5 साल की जगह कितना है, 3 साल। इफ सोल्ड विद इन 3 years, अगर 3 साल के अंदर बेचा तो क्या होगा, देन एग्जेम्पशन जो आपने ली थी ना वो सीधा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन टेकन अर्लियर shall become taxable LTCG, shall become taxable LTCG। बच्चों इसमें भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं होता, नो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज अलाउड। कोई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर दो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी, वही क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन की अगर हम बात करें, अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। ये बात सबको क्लियर है? ये सिमिलर सेक्शन है दोस्तों 54 क्या कहते हैं डबल ई। इसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन नंबर 54F। सेक्शन नंबर 54F बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में जनरली पूछा जा रहा। नाउ दिस सेक्शन इज एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने बेचा क्या, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बट खरीदा क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। दोस्तों इस केस में आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? पहली बात ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कह रहा है ये सारे इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ पर एप्लीकेबल है। नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, असेसी ने क्या ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बट आपको पता है खरीदना क्या है, खरीदनी हाउस प्रॉपर्टी है एग्जेम्पशन के लिए। असेसी शुड इन्वेस्ट इन परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की या तो परचेज में या कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। परचेज या कंस्ट्रक्शन में कितने टाइम के अंदर अंदर करना है और क्या इन्वेस्ट करना है। बच्चों यहां पर याद रहे क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन,
यहां पर जो एग्जेम्पशन लेने की बात हो रही है, यहां पर आपने सेल वैल्यू कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करना है, जो कि इस सेक्शन का खासियत है। आपको ग्रॉस एलटीसीजी में से जितना पैसा आपने क्या कर दिया इन्वेस्ट, जितना पैसा आपने क्या कर दिया इन्वेस्ट, या फिर आपने क्या कर दिया डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आउट ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन, उस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इज दैट क्लियर? अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड किसमें? वही परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। डिपॉजिटेड किसमें? कैपिटल गेन अकाउंट में। कब तक? विद इन आईटीआर, विद इन आईटीआर डेट। बोलो हाँ या ना? तो ग्रॉस एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज नेट सेल कंसिडरेशन? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। अगर सेल वैल्यू में से नेट एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर निकाल दूं तो वो नेट सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, और उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट किया उस प्रोपोर्शन में आपको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। इज दैट क्लियर? टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट, टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट, कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है बच्चों? आपको जो इन्वेस्ट करना है फॉर परचेज सेम है, फॉर परचेज विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कंस्ट्रक्शन के लिए बात करें तो, कंस्ट्रक्शन के लिए बात करें तो विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल बाद आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, और परचेज के लिए विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। समझ में आया कि नहीं? टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट, टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट, इतने टाइम के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना होता है। ओके सर, लॉक इन पीरियड इसमें भी है? बिल्कुल है, लॉक इन पीरियड इसमें भी है। इसमें भी लॉक इन पीरियड आपको इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखनी है कितने साल तक? 3 साल तक। सर नहीं किया तो इफ सोल्ड विद इन 3 years, then exemption taken earlier, then exemption taken earlier, जो आपने exemption ली थी shall become taxable LTCG। जो आपने exemption ली थी ना, तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने वो एसेट बेचा है, उस टाइम पर ही ये एसेट exemption वाला जो है अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अमाउंट अगर अनयूटिलाइज रह गया इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आफ्टर 3 years टैक्सेबल होगा। बट कैसे होगा? पूरा का पूरा नहीं, ग्रॉस एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट अनयूटिलाइज्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो जिस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करने पर एग्जेम्पशन मिल रही थी, आज जितना पैसा बचा उसी प्रोपोर्शन में आपको पैसा भी टैक्सेबल होगा। सारा पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, जितना पैसा बचा उसका कोई प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपने जब इन्वेस्ट किया था तो ज्यादा किया था, आपको एग्जेम्पशन कम मिली थी। ऐसे ही आज बच गया तो सारा टैक्सेबल नहीं होगा, उसका कुछ प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा। फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ इन्वेस्टेड की जगह पे वर्ड आ जाएगा अमाउंट अनयूटिलाइज्ड। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 residential house property before this exemption। इस exemption को लेने से पहले या इस परचेज को करने से पहले आपके पास पहले से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पहले से कितनी प्रॉपर्टी हो? एक ही हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल एचओएफ कोई भी ट्रांसफर करे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, असेसी ने इन्वेस्ट कर दिया परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी,
एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? ग्रॉस एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिट डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट, परचेज के लिए 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर, कंस्ट्रक्शन के लिए वही 3 ईयर आफ्टर, द रेट ऑफ ट्रांसफर, लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स। अगर 3 साल के अंदर बेचा तो जो एग्जेम्पशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स, तो ग्रॉस एलटीसीजी मल्टीप्लाई अमाउंट अनयूटिलाइज डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। और एसएससी के बाद पहले से प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? आओ इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। नाउ यहां पर एक्स ने शेयर्स बेचे हैं। क्या बेचे हैं एक्स ने? शेयर्स इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑन जुलाई 10, 2024। बच्चों 23 जुलाई से पहले है, तो इंडेक्सेशन मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा, इंडेक्सेशन मिल जाएगा। बोलो यस और नो। इंडेक्सेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 51। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सेल कंसिडरेशन दी हुई है नॉन लिस्टेड शेयर्स की 28,05,000, माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर अगर दिए हैं तो देखो 5,000, तो ये आ गया मेरे पास नेट सेल कंसिडरेशन कितना? 28 लाख। माइनस कर देंगे इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने शेयर्स कितने के खरीदे थे? 60,000 के। आज आप इसको बेच रहे हो 60,000 के, मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स विच इज 363 डिवाइडेड बाय 100। तो आप लोग 2,17,800 का एग्जेम्पशन क्लेम कर लोगे। उसके बाद आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा विच इज 25,82,200। यह आ गया मेरा ग्रॉस एलटीसीजी। इसके बाद मैं एग्जेम्पशन ले लूंगा क्योंकि आपने शेयर्स बेचे हैं और खरीदा क्या है? प्रॉपर्टी। तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हो सेक्शन नंबर 54F में। तो बताओ कितनी एग्जेम्पशन ले सकते हैं? 25,82,200 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 6 लाख रुपए। जी हां, 6 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिया ना, तो 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, और नेट सेल कंसिडरेशन कितनी थी? 28 लाख। तो बस इस बेसिस पर एग्जेम्पशन ले लो। 6 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 25,82,200, यह आ गया 5,53,328 टैक्सेबल एलटीसीजी। यह आ गया 25,82,200 माइनस 5,53,328 विच इज 20,28,872। यह आ गया मेरा टैक्सेबल एलटीसीजी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डन। तो बस ये आ गया हमारा आंसर। अब इसके अंदर क्वेश्चन ने एक बात और बोली है कि अगर 6 लाख रुपए डाले थे, उसमें से 480 अपने यूज कर लिए फॉर प्रॉपर्टी और बाकी पैसे पड़े रहे, तो क्या होगा? भाई आपको 3 साल का टाइम दिया जा रहा था। 10 जुलाई 2024 को प्रॉपर्टी बेची है, 10 जुलाई 2024 को प्रॉपर्टी बेची है ना, और उसके बाद 3 साल कब खत्म हो जाएंगे? 10 जुलाई 2027। अब इस डेट पर प्रीवियस ईयर 27-28 पे आपने कुछ नहीं किया, मतलब 1,20 बचे रहे, तो अमाउंट अनयूटिलाइज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, 1,20,000। इसमें से टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एलटीसीजी यानी 25,82,200 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट अनयूटिलाइज डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, एंड नेट सेल कंसिडरेशन इज 28 लाख। कितना आया अमाउंट? 25,82,200 divided by 28 lakh multiply by 120 which is 11 नहीं 1,10,000
665, मुझे क्यों गलत लग रहा है ये, 2582,200 डिवाइडेड बाय 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। इतना अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल, ये एग्जाम अमाउंट अनयूटिलाइज एक 20 है ना, 6 लाख डाला था, एक 20 अभी बचा हुआ है। तो आपने एग्जामेशन जब ली थी तो कितनी ली थी, 553,328, और उस अकॉर्डिंगली आपको टैक्सेबल हो रहा है 1,10,665 रुपए, ठीक है। तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, टैक्सेबल LTCG। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आपको ना, ये ऐसे क्वेश्चन है, देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, नोट्स पढ़ो, और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लिया ना, अगर इस वीडियो को ही 2-3 बार देख लिया ना तो काम बन जाएगा, ठीक है। 2-3 बार इस वीडियो को देखो और आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 54H, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बता देता हूं। आपने देखा होगा कंपलसरी एक्विजिशन के केस में कि ट्रांसफर जो होता है वो तो कंपलसरी एक्विजिशन वाली डेट होती है, बट प्रॉब्लम क्या है, पैसे तो आते नहीं उस टाइम पर, इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रांसफर की डेट से एक्सटेंशन जो है उसकी एक्सटेंशन कर दी। कह रहा है यहां पर जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा, टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट कहां से स्टार्ट होगा, टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट इन विच इनिशियल कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। मतलब बेसिकली जब टैक्सेबल होता है ना तब, और इसमें तो टैक्सेबल कब होता था, कंपल्सरी इक्वेशन में जब पैसे मिलते थे। ऐसे ही अगर आप कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड की बात करो तो कन्वर्जन वाली डेट होती थी ट्रांसफर, है ना, कन्वर्जन वाली डेट ट्रांसफर होती थी, बट अब कन्वर्जन पे तो पैसे नहीं आए ना, जब स्टॉक बेचा जाएगा, ठीक है। डेट टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट कब से स्टार्ट होगा, टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट कब से स्टार्ट होगा, व्हेन स्टॉक इज ट्रांसफर्ड। तो मुद्दा ये है कि टाइम लिमिट यहां से एक्सटेंड कर दिया, और टाइम लिमिट कितना एक्सटेंड कर दिया आपको समझ में आ रही है। कंपल्सरी इक्वेशन में ट्रांसफर वाली डेट होती थी ना, पैसे जब मिलेंगे तब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा इन्वेस्ट करने का। ऐसे ही कन्वर्जन वाला टाइम पीरियड होता था, कन्वर्जन वाली डेट ऑफ ट्रांसफर होती थी, बट टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट स्टार्ट कब से होगा, जब स्टॉक एक्चुअल में बेचा। क्या ये बात सबको क्लियर है? दिस इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, सेक्शन नंबर 54H। इज दैट क्लियर एवरीवन? बच्चों मैं आपको टैक्स रेट्स का टॉपिक पहले ही करा चुका हूं, आपको याद है, मैं टैक्स रेट्स का टॉपिक पहले ही करा चुका हूं। एक और चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, विच इज अबाउट सरचार्ज। सरचार्ज ध्यान से सुनना, सरचार्ज के ऊपर। ना सरचार्ज में अगर हम बात करें, आपको पता है ओल्ड रिजीम के अंदर जो सरचार्ज के रेट हैं वो कितने हैं, और न्यू रिजीम में कितने हैं। ओल्ड रिजीम में तो है 10, 15, 25, 37, है ना। न्यू रिजीम में है 10, 15, 25 हाईएस्ट है, 37 है ही नहीं। बट मैं आपको बता दूं जो कैपिटल गेन है, इस कैपिटल गेन में गवर्नमेंट ने कहा कि यही इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, अगर ये लोग जो इनकम कमाते हैं और इनका जो कैपिटल गेन का टैक्स का रेट सरचार्ज होगा ना, वो हाईएस्ट कितना कर दिया यहां पर, 25%। तो ये जो स्पेशल इनकम्स हैं दोस्तों, आपको पता है स्पेशल रेट्स क्या है, टैक्स के स्पेशल रेट्स इनकम, वो कौन सी इनकम्स हैं जिन पे स्पेशल रेट्स लगते हैं। एक तो आपको पता ही होगा LTCG पर फ्लैट रेट लगता है। तो फ्लैट रेट लगता है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, 23 जुलाई के बाद से इंडेक्सेशन लेने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि इंडेक्सेशन के लिए मना कर दिया तो 12.5% टैक्स है। या फिर अगर हम इंडेक्सेशन लेते हैं कुछ केसेस में, जैसे आपको पता है, तो वहां पर टैक्स का रेट कितना है, 20%। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां पे आ गया सेक्शन नंबर 112।
मैं बात कर रहा हूं स्पेशल में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक और होता है सेक्शन नंबर 112A, जिसमें बोला गया कि 1,25,000 से जो ज्यादा का गेन होगा, 1,25,000 से ज्यादा का जो गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। बच्चों यहां पर टैक्स का रेट जो है इधर भी कितना कर दिया गया है, 12.5% कर दिया, जबकि ये भी पहले कितना होता था, 10 लाख, सॉरी 10%। ये होगा बियॉन्ड 1,25 पर। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25 से ज्यादा आ रहा होगा इस केस में, तब 12.5% का टैक्स लगता है। ये भी स्पेशल रेट इनकम है। बोलो यस और नो, स्पेशल रेट इनकम है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इस पर भी फ्लैट रेट लगता है। पहले इस पर कितना लगता था, पहले इस पर लगता था कितना, 15%। अभी लगता है इस पर भी कितना कर दिया गवर्नमेंट ने, 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर लग गया 20%। अब बच्चों ये जो 111A है, जो कि पहले 15% लगता था, अब इस पर कितना लगा करेगा, 111A पर 20%। ये वही है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह अगर आपने बेचे तो इस पर अब से 20% है 23 जुलाई के बाद से। बट अगर वही है 23 जुलाई से पहले होगा तो 15%, तो मैं दोनों ही लिख देता हूं, 15 भी लिख देता हूं और 20 भी लिख देता हूं। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा इधर भी लिख देते हैं 10% या फिर 12.5%, क्योंकि पहले 10% था 23 जुलाई से पहले। ये स्पेशल रेट है। अच्छा डिविडेंड स्पेशल इनकम तो नहीं है, डिविडेंड स्पेशल तो नहीं है, बट डिविडेंड पर स्लैब रेट लगता है, स्लैब रेट लगता है। अब क्या है, इन चारों इनकम्स पे, इन चारों इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज की लिमिट कर दी गई है। और मैक्सिमम सरचार्ज की लिमिट जो है वो कितनी है, 15%। यानी किसी भी हाल में सरचार्ज का रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर इनकम में ये इनकम है तो, अगर तुम्हारी टोटल इनकम में ये इनकम है तो। क्या ये बात क्लियर है? अब इस वजह से बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए कुछ केसेस आ जाते हैं, जैसे कि केस नंबर 1, वेयर टोटल इनकम, इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम। जब मैं स्पेशल इनकम बोल रहा हूं तो मैं ये इन्हीं इनकम की बात कर रहा हूं, एक्सीड्स 50 lakhs। अगर स्पेशल इनकम मिला के आपकी इनकम कितनी हो रही है, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो रही है, तो बच्चों सरचार्ज लगेगा, किस पर लगेगा, पूरे पर लगेगा, एट द रेट ऑफ 10% इज एप्लीकेबल। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। केस नंबर 1 समझ में आता है। केस नंबर 2, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, मतलब दोनों इनकम को मिला के, जो आपकी दूसरी हेड ऑफ इनकम भी होगी, उन इनकम्स को और इस इनकम को मिला के एक्सीड्स ₹1 करोड़, 100 lakhs, 1 करोड़ से ज्यादा होगा, तो बच्चों इस पे सरचार्ज का रेट कितना है, सरचार्ज का रेट कितना है, 15% इज एप्लीकेबल। अगर मिला के 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो सरचार्ज कितना लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा पर सरचार्ज लगेगा 15%। कितना लगेगा, 15%। यहां तक क्लियर है? केस नंबर 3, वेयर टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम्स, इनको छोड़ दें, इनको अगर हम छोड़ दें और वो एक्सीड कर जाएं 2 करोड़ से ज्यादा, किससे ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, मतलब टोटल इनकम बिना स्पेशल इनकम के ही 2 करोड़ से क्या हो गई, ज्यादा, तो भाई 2 करोड़ से ज्यादा अगर हो जाती है तो ऐसे केस में 25% लगा देंगे हम अदर इनकम पे। सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, 25%। और जो स्पेशल इनकम है उन पर कितना लगेगा, उन पे कितना लगेगा, उसमें लगेगा 15%। समझ में आया कि नहीं? अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, इनको स्पेशल इनकम को छोड़ देते हैं और तब भी 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है, तो टोटल इनकम अदर इनकम पे लगा दो कितना, 25%, और स्पेशल इनकम पे लगा दो कितना, 15%। केस नंबर 4,
वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड्स ₹5 CR, तो क्या होगा? अगर 5 करोड़ क्रॉस कर गया तो क्या होगा? तो बच्चों अदर इनकम जो है उस पे जो सरचार्ज है ना, अगर तो न्यू रिजीम है तो 25 ही लगेगा, ओल्ड रिजीम है तो 37 लगेगा। बोलो हाँ या ना। और अगर हम बात करें स्पेशल इनकम्स की, अगर हम बात करें स्पेशल इनकम्स की, तो इस पे सरचार्ज का रेट कितना लग जाएगा? इस पे सरचार्ज का रेट कितना लग जाएगा? इस पे लगेगा हाईएस्ट कितना लगता है? 15%। समझ में आया कि नहीं? इस पे हाईएस्ट 15%, इससे ज्यादा होता ही नहीं। केस नंबर 5, तो ये बात समझ में आई ना? 3 और 4 ने बोला उनको बिना ऐड किए ही आपकी इनकम इतनी हो जाती है, मतलब 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है। और लास्ट केस है वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम्स exceeds ₹2 crore and not covered under केस 3 and 4। क्या मतलब है इसका? मतलब आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है स्पेशल इनकम मिला के, बट अपने दम पे नहीं है, क्योंकि 3 और 4 की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ था टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग। तो अगर मैं ये कह रहा हूं इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, मतलब इनकम ऐड कर दो तो 2 करोड़ क्रॉस हो रही है, ऐड ना करो तो 2 करोड़ क्रॉस नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो दोस्तों पूरे पर जो सरचार्ज लगना है, सरचार्ज ऑन टोटल विल बी 15%। सरचार्ज ऑन टोटल विल बी 15%। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे बड़ी गलती हो गई मुझे, ये मैंने गलत जगह पे डाल दिया। मैं को ये डालना चाहिए था पीडीएफ के अंदर, मैंने पीडीएफ में नहीं ऐड किया, बट कोई बात नहीं, मैं ना ये भी दे ही देता हूं आप लोगों को। ये दोनों मेरे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं, ये भी इसका पीडीएफ बना के शेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। डन एवरीवन? डन एवरीवन? ठीक है, अब रह गया, अब यहां पर खत्म हो जाता है सीए स्टूडेंट्स का जो कोर्स है। अब सिर्फ सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आगे के सेक्शंस। तो अभी कोई सीए स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो अब आगे उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? आपके लिए काफी था, प्रैक्टिस मैंने करवाई, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अभी के लिए छोड़ सकते हो वीडियो, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स बाकी के सेक्शंस देखेंगे, ठीक है? सीएमए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आपको अब मैं जो करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं बाकी के सेक्शंस, जिसमें हमने क्या क्या कवर करना है? 45(3), 45(4), 54G, GA, GB, बस ये 5 सेक्शंस करने ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये भी, कोई चीज छोड़ नहीं सकते। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सीएमए स्टूडेंट्स और सीएस स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। बच्चों ये जो सेक्शन है अब मैं आपके साथ करा रहा हूं, एक है 45(3), बच्चों कैपिटल गेन के केसेस कर रहे थे, उसके अंदर से कैपिटल गेन का एक वन ऑफ द केस है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर ऑब्लिक मेंबर टू अ फर्म एओपी और बीओआई एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान लो मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है और मैं किसी फर्म का पार्टनर बनना चाहता हूं, तो फर्म में ऑलरेडी 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, मैं सी हूं, मैं भी पार्टनर बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कैपिटल एसेट देना पड़ेगा। तो मैं पैसा ना देकर मैं कैपिटल एसेट दे रहा हूं, बात तो एक ही है, और मैं इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या हो गया? पार्टनर बन गया। तो इस केस में जब भी आप कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो एज अ पार्टनर, है ना, तो उसको माना जाता है कि आपने अपना एसेट क्या कर दिया? बेच दिया, क्योंकि उसके बदले में वो लोग आपके कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं ना कि भाई कितना पैसे, कितने का एसेट आपने दिया। बोलो ये सुनो। सो वेयर अ पार्टनर मेंबर ट्रांसफर्स एनी ऑफ its capital asset to a firm AOP or BOI of which he is a member by way of capital contribution, the same shall be treated as transfer। ये ट्रांसफर मान लिया जाता है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा इस केस में? सिंपल है बहुत,
कि सेक्शन नंबर 45(3) की अगर हम बात करें, कैपिटल गेन इन केस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर ऑब्लिक मेंबर इन फर्म ऑब्लिक एओपी ऑब्लिक बीओ है। इस केस में सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सेल कंसिडरेशन क्या होगा? द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, है ना, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड किया। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट, जितने का हमारा होता है, जितने का हमने खरीदा। फिर ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ईयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा बच्चों, टैक्स कब लगेगा? टैक्स भी उसी साल लग जाएगा जिस ईयर में हमने क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जिस ईयर में कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया उसी ईयर में क्या लग जाएगा, टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आओ हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 98 ये सीएमए के मटेरियल के अंदर है। ABC and company has 3 partners, ABC sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They admitted D as a partner for 1/5 share and D is to bring 2 lakh as capital, which is bought in the form of furniture and 50,000 immediately. For 50,000 is immediately furniture लेके आया and further bought a jewelry of fair market value of 2 lakh रुपए on 2 August 2024. However, such asset was recorded in the books at 180. इन दोनों एसेट्स का मिला के रिकॉर्ड कितने पे किया? 180 पर। D had acquired the jewelry for 45,000 on 7th of July 2001. Compute capital gain. तो देखो इसमें क्या करना है, आपको निकालना है सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, और सेल कंसिडरेशन पहले ही लिख दी उन्होंने। क्या? 2 अगस्त 2024 को सच एसेट्स वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट 180, तो सेल कंसिडरेशन क्या होगा? 180। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 0। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? बोलो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने का आपने एसेट खरीदा। कितने का एसेट खरीदा? 45,000। अब क्योंकि ये वाला जो केस है, ये एक फर्म है, और फर्म है बट कैपिटल गेन तो हम मिस्टर डी का निकाल रहे हैं ना, तो इसमें 23 जुलाई के बाद भी हो सकता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा फर्नीचर तो पर्सनल इफेक्ट्स है, ये ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ये होना चाहिए। इसका इंडेक्सेशन आपने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये, आप तो पार्टनर के लिए पे निकाल रहे हो, और पार्टनर के लिए दोनों काम हम कर सकते हैं। अच्छा ज्वेलरी है, इंडेक्सेशन कहां से होगा? ओहो मैं भी याद भूल गया। 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन तो अलाउड ही नहीं है ना, लैंड बिल्डिंग में अलाउड है, इसमें तो अलाउड ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है, 45,000 माइनस हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन आ जाएगा कितना? 1,35,000। और जो फर्नीचर है वो तो वैसे भी पर्सनल इफेक्ट्स होंगे, है ना, तो उसका कैपिटल गेन नहीं होगा। डन, सही है, 1,35,000। डन बच्चों, अगला सेक्शन है 45(4), और ये सेक्शन किसके लिए है? ये सेक्शन है 45(4), ये भी है कैपिटल गेन इन द केस ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल गेन इन केस ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बाय फर्म। अब यहां पे फर्म कैपिटल बांट रही है, जब फर्म बंद हो रही है ना, तो फर्म कैपिटल बांट रही है, उस वक्त कुछ कैपिटल गेन अराइज हो गया। अब उस वक्त जो कैपिटल गेन अराइज हो गया, उस केस में हम क्या करेंगे भाई? यहां पर अब फर्म ने
ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं इसमें। अब ये फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है तो अपने अपने पैसे लेके जाएंगे ना सारे। तो कुछ पैसा ए को दे दिया, कुछ पैसा कुछ एसेट बी को दे दिया, कुछ एसेट सी को दे दिया। जो एसेट्स क्या किसको दे दिए, ए बी सी को दे दिए, तो प्रोपोर्शनेटली वो क्या होगा, ये माना जाएगा कि फर्म ने एसेट क्या कर दिए, बेच दिए। तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, सेल कंसिडरेशन। हम लोग क्या लेंगे, सेल कंसिडरेशन। राइट डाउन सेल कंसिडरेशन। इसमें सेल कंसिडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट रिसीव बाय पर्सन, रिसीव्ड बाय पार्टनर। जो भी पार्टनर ने रिसीव किया या मेंबर ने रिसीव किया है ना, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस एसेट का, वो होगा क्या, सेल कंसिडरेशन। क्या होगा वो, सेल कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जितने का एसेट एक्चुअल में खरीदा, यानी एक्चुअल कॉस्ट, जितने का एसेट एक्चुअल में खरीदा किसने, फर्म ने। बच्चों ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा, अगेन ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये टैक्स लगेगा किस पर, फर्म के ऊपर, फर्म के ऊपर टैक्स लगेगा ये वाला। तो कहानी समझ में आ गई। सो मान लेते हैं एक फर्म है, इसके अंदर तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी, और इनके पास टोटल एसेट्स अगर मैं कहूं तो 1 करोड़ रुपए के एसेट है। ठीक है, 1 करोड़ के एसेट है, और ये एसेट्स क्या कर दिए गए हैं, ये फर्म डिसॉल्व हो रही है, और डिसॉल्व होने के बाद ए को दे रही है 40 लाख की लैंड, बी को दे रही है 20 लाख की लैंड, और सी को दे रही है 40 लाख की लैंड। अब ये उसको दिया जा रहा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू यही होगी इनकी। यस, तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी इस फर्म के लिए हम कैपिटल गेन जब निकालेंगे, तो ए को जो दिया जा रहा है, बी को जो दिया जा रहा है, और सी को जो दिया जा रहा है, उसकी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी 40, 20 और 40। जो लैंड दी जा रही है, बोलो आया ना, माइनस करेंगे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लैंड की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो माइनस कर देंगे और कैपिटल गेन निकालेंगे। वैसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको लैंड ही दिया गया है, तो आप सबके लिए एक ही लैंड ही निकाल सकते हो लैंड के लिए। और इसमें पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 1 करोड़। हाँ, अगर यहां पे लैंड की जगह पे इसको कुछ और दिया होता तो फिर मैं उसका एक लकीर खींचता और एक नया एसेट का बना देता। मान लो यहां पे लैंड ना देकर फर्नीचर दिया होता 20 लाख का, तो मैं यहां पे फर्नीचर लिख देता। समझ में आया कि नहीं? फर्म है ना, फर्म का तो फर्नीचर एसेट ही है, फर्म का फर्नीचर तो कैपिटल एसेट है, वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है। बोलो ये सुनो, तो ये कहानी समझ में आ रही है। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज सेक्शन नंबर 45(4). बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग आगे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 54G की। 54G। अच्छा, आपको एक सेक्शन और रह गया 50C, मैंने सबसे डिस्कस नहीं किया। जब कभी सेल कंसिडरेशन हो, 50C सेल कंसिडरेशन हो और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हो, तो क्या लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, है ना। बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तब नहीं लेना है
अगर 10% ऑफ कंसिडरेशन से कम बन रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आई? सेल कंसिडरेशन, अगर सेल कंसिडरेशन से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है, बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तब नहीं लेना है अगर दोनों का डिफरेंस है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से कम हो। मतलब अगर सेल कंसिडरेशन, ये देखो, इसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कि भाई अगर तुम्हारा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है ये है 1 करोड़, और जो सेल कंसिडरेशन है आपने एक्चुअल में कितने का बेचा, 80 का, तो हम लोग क्या लेंगे, हम ऑब्वियसली 1 करोड़ लेंगे सेल कंसिडरेशन में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यही होगी। बट इसका भी ट्रीटमेंट तब करना है, हमें देखना ऐसे है कि जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, अगर ये 20 लाख है और ये 20 लाख जो है वो किससे ज्यादा है, 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है। 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना बनता है, 8 लाख, उससे ज्यादा है, इसलिए हम यहां पे पूरे 1 करोड़ रुपए को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। बट अगर मान लो मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां पर 85 लाख होता और सेल कंसिडरेशन 80 लाख होता, तो मैं यहां पर जब 110% में 10% चेक करता तो ये 10% कितना बनता, 8 लाख, और डिफरेंस जो है वो 5 लाख आ रहा है। तो इस केस में मेरे को क्या होता, टैक्सेबल, मेरे लिए सेल कंसिडरेशन क्या होती, 80 लाख ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस केस में 80 लाख ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। एक तो ये 50C वाली बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, और क्या रह गया मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, हाँ, सेक्शन नंबर 54। ये देखो 54G, ये डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लिखो, ये है सेक्शन नंबर 54G, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन on transfer of capital asset in case of shifting from industrial undertaking, sorry, in case of shifting of industrial undertaking फ्रॉम अर्बन एरिया। मतलब आप अर्बन एरिया से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अगर क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको कैपिटल गेन में क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये सेक्शन 54G में लिखा है। अब ये जो सेक्शन 54G में लिखा है, कहता है एसएससी मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट बीइंग अ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, नॉट फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट या बिल्डिंग और लैंड, और एनी राइट्स इन बिल्डिंग और लैंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब आप इंडस्ट्री चला रहे थे, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, आपका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लैंड बिल्डिंग इस्तेमाल हो रहा था, मशीनरी यूज हो रही थी, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, या फिर आपने क्या कहोगे, आपने क्यों ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आपने दूसरी जगह शिफ्ट होना है। तो सच ट्रांसफर इज इफेक्टेड इन द कोर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू एनी एरिया अदर देन अर्बन एरिया, टू एनी एरिया अदर देन अर्बन एरिया। Such transfer is effected in the course of shifting of such industrial undertaking to any area other than urban area. अर्बन एरिया के अलावा किसी और एरिया में आपने शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे केस में आपको कैपिटल गेन जो भी होगा वो आपको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। आपको टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट कितना दिया, पीरियड ऑफ 1 year बिफोर और 3 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। आप क्या खरीद सकते हो, नई मशीनरी खरीद सकते हो, प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, आप लैंड बिल्डिंग खरीद सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, शिफ्टिंग के खर्चे आप यूज कर सकते हो, जो भी आपके शिफ्टिंग के खर्चे हैं, है ना, बस। तो या इनकर्ड एक्सपेंसेस एज पर द स्कीम, जो भी स्कीम का है। तो बस बेसिकली में यही होता है। ना फर्नीचर की ट्रांसफर पे आपको कैपिटल गेन का कोई बेनिफिट मिलेगा, और ना ही वो कैपिटल गेन आपको कोई एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए मिलेगा, और आप ना ही खरीद सकते हो, फर्नीचर खरीद भी नहीं सकते एग्जेम्पशन लेने के लिए। टाइम पीरियड विद इन 1 year 3 years आफ्टर है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लग रहा है, मिनिमम अमाउंट फॉलोइंग एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, या कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, और 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है,
बेचना नहीं है। अगर आपने बेच दिया तो क्या होगा, सच रिवोक्ड इनकम शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यूली एसेट। वही वाला पहले वाला जो हमने पहले पढ़ा था, कॉस्ट एक्विजिशन में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखते हैं दोस्तों इसके बारे में, सेक्शन नंबर 54G, assessee मस्ट ट्रांसफर, क्या, या तो मशीनरी बेच दी है उसने, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, है ना, या लैंड, ये बेच दिया है उसने, बेच दिया है फॉर द पर्पस नहीं, विच वॉज यूज्ड, जिसको हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और आपने इसकी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या शिफ्टिंग एक्सपेंसेस में अपने पैसे को यूज कर लिया, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस। इसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट, विद इन 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर और 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 1 ईयर बिफोर और 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये हो जाएगा टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट। अगर आपने इसी टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज एप्लीकेबल, यानी आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वैसे लॉन्ग टर्म ही क्यों, क्योंकि आप तो कोई मशीनरी भी बेच सकते हो, तो मशीनरी तो शॉर्ट टर्म हो सकती है, बिजनेस कर रहे हो आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अमाउंट इन्वेस्टेड ऑब्लिक डिपॉजिटेड, विच एवर इज लेस, इस अमाउंट की आप क्या क्लेम कर सकते हो, एग्जेम्पशन। डिपॉजिटेड कहां करना है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, कब तक करना है, आईटीआर की ड्यू डेट के अंदर अंदर। इज दैट क्लियर? इसने अमाउंट की आप एग्जेम्पशन अगर क्लेम करना चाहते हो तो आपको ये अमाउंट कैपिटल गेन जो आपका पास था वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, और अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, इसकी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन। क्या ये बात क्लियर है? और जो बच गया वो आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, और बच गया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अच्छा, लॉक इन पीरियड कितना है बच्चों, लॉक इन पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड है 3 years। लॉक इन पीरियड कितना है, 3 years। ठीक है, इफ सोल्ड विद इन 3 years देन exemption shall be deducted from cost of acquisition। तो जो एग्जेम्पशन आपने ले ली वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ न्यू एसेट। न्यू एसेट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जिसने अमाउंट की आपने क्या ली थी, एग्जेम्पशन ली थी। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो। क्या ये बात क्लियर है? और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आफ्टर 3 years shall become taxable LTCG या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डिपेंड करता है आपने कहां एग्जेम्पशन ली थी, मशीनरी वगैरह में ली थी तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म ली थी तो शॉर्ट टर्म टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म ली थी तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक और है दोस्तों, सेम, बिल्कुल सेम सेक्शन है, ये है एग्जेम्पशन
फ्रॉम कैपिटल गेन, यह है सेक्शन नंबर 54G(A), एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट in case of shifting from urban area to SEZ area. शिफ्टिंग वही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की शिफ्टिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की शिफ्टिंग हो रही है, बट यहां पर कहां पे हो रही है, अर्बन एरिया टू SEZ एरिया, और वहां पर क्या हो रही थी, अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया, SEZ को छोड़ के। बाकी सारी कंडीशन सेम है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, ऑल कंडीशंस आर सेम, ऑल कंडीशंस आर सेम एज डन अर्लियर इन सेक्शन 54G, है ना। तो 54G में जो एग्जेम्पशन का सेक्शन पड़ा था ना, बिल्कुल वही है, वही है, कंडीशंस बिल्कुल वही है, सिर्फ यही है फर्क कि SEZ एरिया में जा रहा है, पहले अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया जा रहा था, मतलब कोई और एरिया कुछ भी हो सकता है, रूरल एरिया हो सकता है, SEZ एरिया नहीं था, यहां पे SEZ के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों, और ये तो हमने पढ़ लिया बस, तो मेरे ख्याल से आपके कोर्स में से वो सेक्शन तो हटा ही दिए, जी भी एक सेक्शन हुआ करता था, वो हटा दिया, ग्रेट, तो बस आपका खत्म हो गया दोस्तों, दैट्स इट, ठीक है जी। तो यही आपको पढ़ना है, इसको प्लीज कंप्लीट कर लो, और मेरी तरफ से कैपिटल गेन मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हो यार, ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, आप लोग दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हो, आप दोस्तों को पहुंचाओ ये वीडियो, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एंड तक सारा कैपिटल गेन 23 जुलाई के बाद क्या हो रहा है, 23 जुलाई से पहले क्या हो रहा है, उस तरीके से सब कुछ समझा दिया है। तो प्लीज ये सारी वीडियोस जो भी कैपिटल गेन की चल रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आराम आराम से कराया, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में मैं आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूं, मेरे चैप्टर आने वाले हैं अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, ठीक है, ये चैप्टर आने वाले, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और GST का मैराथन पता है ना आपको, हाँ 20 तारीख को मिलेंगे, बाय बाय।